प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के फॉर्म के संदर्भ में आ रही मुश्किलात, वकालतनामे के संदर्भ में आ रही मुश्किलात पे थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोग अपने वकालतनामे को और अनुभव सर्टिफिकेट को जब तक सुनिश्चित न कर लें तब तक ऑनलाइन फॉर्म निकाल के भरें नहीं। इसमें त्रुटि होने और ऐसी त्रुटि होने जिसका सुधार न हो पाने और ऐसी स्थिति में फॉर्म के रद्द होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी तीसरी बार में जो लोग इस बार पहली बार बैठ रहे हैं उनको प्रोसीजर का बिल्कुल पता नहीं है। अभी से पहले 2020 एचजीएस में जो रूल रेगुलेशन था फॉर्म भरने के संदर्भ में जिला कचहरियों और माननीय उच्च न्यायालय के बार से रिलेटेड फॉर्म जो जमा होते थे उनकी भी प्रोसीडिंग में डिस्ट्रिक्ट जज का रोल फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए हुआ करता था। उन्हीं के तत्वावधान में अनुभव सर्टिफिकेट इशू हुआ करता था। प्रोसीजर वही है, लेकिन बाध्यताएं बढ़ा दी गई हैं वकालतनामे के साथ। ऐसे अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु और बहन जिनके वकालतनामे एक बार से कंप्लीट नहीं हैं, उनके बारे में लेटर पैड पर जिस बार से वो ऐसा ले रहे हैं लिखवा कर और अपने उस बार से जहाँ से आप बार में इनरोल्ड हैं, मेंबरशिप आपकी है, वहाँ से आप अनुभव सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसा सुविधाजनक स्थिति में व्यक्ति अपने आप को महसूस करेगा या उसको इस प्रोसेस को इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर उसके कई ऐसे वकालतनामे हैं जो एक ही बार से पूरे नहीं हो रहे हैं तो अन्य बार की अपेक्षा उस बार में जहां उसके अधिक मुकदमे हैं उस बार के द्वारा उसका अनुभव सर्टिफिकेट प्राप्त करना और उन्हीं के ज़िला के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट का मैटर है तो हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के माध्यम से अनुभव सर्टिफिकेट बनवा के तब फॉर्म कंप्लीट करें। प्रोसीडिंग ज़रूरी है। 30 अप्रैल तक का आपको समय है और इसमें सावधानी पूर्वक ही आप अपने फॉर्म को भरें, हड़बड़ाएं नहीं। 2 दिन ज़्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन गलतियों से अपने आप को बचाएं, नहीं तो ये मिला हुआ अवसर यूं ही चला जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्रोसीडिंग है इस फॉर्म भरने की, अप्लाई करने की, उसमें बहुत लेट लतीफ़ी ना होने पाए। मतलब वादा नहीं कि आज का काम कल नहीं परसों करवा लेंगे, परसों नहीं नरसों करवा लेंगे, ऐसे नहीं। आप जो प्रोसीडिंग है इसकी जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, बहुत सारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जो एचजेएस सेल है उसमें पिछली बार भी और इस बार भी क्लियर किया गया है कि आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट करंट ईयर का होना चाहिए। मतलब 6 महीने से ज़्यादा वो अधिक पुराना ना हो, यानी उसको अपडेट रखिए और उसी पर आप एक एफिडेविट लगा के ये भी साबित कीजिए कि आप करदाता हैं या नहीं। आपने जो फॉर्म भरा है उसकी सारी बातें आपने सही ढंग से, कोई तथ्य छुपाया नहीं है। आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपने इसके पहले अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप क्या करदाता थे या नहीं, इन सब बातों को उद्धृत करते हुए एक एफिडेविट बनवा के साथ में संबद्ध करें और उसके बाद फॉर्म को भरने के बाद ऑनलाइन उससे संबंधित डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी और उसको फिर फॉर्म लिफाफे में, एनवलप में पैक करके ऊपर बाकायदे जैसे लिखा गया है एड्रेस मेंशन करके, आप अगर डिस्ट्रिक्ट बार कोर्ट से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट बार में जिला जज ऑफिस में आप जमा करेंगे। आपको स्वयं से पोस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। ये गलती अक्सर लड़के कर जाते हैं जो नए होते हैं, जिनको ये पता होता है जनरली कि फॉर्म तो पोस्ट करना है, एड्रेस भी है,
वो जो आप पोस्टल एड्रेस देख रहे हैं वो आउट ऑफ यूपी के बच्चों के लिए है, अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए है जो यूपी में नहीं रहते हैं। अगर आप यूपी में हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार से हैं, तो आप अपने फॉर्म को भर लेने के बाद हार्ड कॉपी को और पूरे फॉर्म को जानते हैं कहाँ सबमिट करना है, जिला जज कार्यालय में। वहाँ जाएंगे तो बाबू बताएगा आपको। बार पूरा हर डिस्ट्रिक्ट बार सक्रिय है, हर जगह कुछ न कुछ तो कैंडिडेट हर ज़िले से ही हैं, तो हर बार में ये सक्रियता है और इसी सावधानी के साथ आप इसको भर के जमा करें। आने वाले नए महीने में अप्रैल में आपको 30 अप्रैल तक का पूरा समय है। आउट ऑफ यूपी के बच्चों के लिए पूरा मई लगभग चला जाता है फॉर्म सबमिट करने के लिए, क्योंकि पोस्ट से उनका आना है इलाहाबाद हायर जुडिशरी के लिए, इलाहाबाद JSL में। तो इसलिए इन सब चीज़ों में थोड़ा और तहकीकात करना ज़रूरी होता है। जैसे वकालतनामे के संदर्भ में 2 माध्यम से वकालतनामा प्राप्त करने की बात है। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है ओनली 1 सर्टिफाई कॉपी, और कोई दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल ना करें, बचें। मुश्किलातों में फंसने से पहले तथ्य को अतिरिक्त बातों से साबित करने से अपेक्षा ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट एविडेंस दें। कहते हैं नहीं कि जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष होना चाहिए साक्ष्य, यह ज़रूरी है। और इससे लिए कोर्ट को मिसगाइड करने, गुमराह करने या भ्रम में रखने, इस तथ्य को छुपाने से बचें। चीज़ों को जहाँ तक हो सके ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करें। कभी कभी कुछ मजबूरी में चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो अलग बात है, वो कॉमन सेंस से हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन कोई बात इल्लीगल करने से पहले आपको यह 100 दफ़े सोचना चाहिए कि आप कहीं कानूनी पसड़े में न फंसें। इसलिए किसी भी जाली सर्टिफिकेट या किसी भी ऐसे तथ्य से अवगत कराने से चूके नहीं जो आपका निगेटिव पॉइंट है। जैसे अक्सर फॉर्म में पहला कॉलम यही है कि आप अपनी मॉरल वैल्यू बताएं, आपके ऊपर कोई FIR तो नहीं हुई है, आप पे कोई बात तो नहीं चल रहा है, उसका विवरण दें। और अगर आप इसको छुपाते हैं तो आप मान लीजिए इत्तेफाक से आपका सिलेक्शन हो जाता है और लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होगी और उसमें आपका यह तथ्य पता चलता है कि आपने इस तथ्य को छुपाया है कि आपके ऊपर FIR हुई है, तो आपका इसी मात्र कारण से सिलेक्शन, अंतिम रूप से चयन आपका वंचित कर दिया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय इस पर कार्रवाई करेगा। इसलिए इन सतर्क, ये कोई जनरल GD की भर्ती नहीं है, मिलिट्री की, पुलिस विभाग के रंग रूटों की भर्ती नहीं है। ये बहुत ही उच्च स्तरीय सेवा है, इसमें आपकी तनिक भी असावधानी भारी पड़ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझकर फूंक फूंक के हर कदम उठाएं, फार्म को रिजेक्ट होने से बचाएं और बचे हुए समय को पढ़ने में लगाएं। इतना भारी सिलेबस हो चुका है कि अगर पर डे आप 40-50 सेक्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये जान जाइए, हर दिन जब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आने वाले दिन में वो दूना होकर आपके ऊपर लोडेड हो रहा है। अगर जुलाई लास्ट और अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो जिसकी संभावना बन रही है कि शायद एग्ज़ाम राइट टाइम पर ही होगा, क्योंकि जो सिनेरियो दिखता है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन गतिमान है। आज तीसरा दिन था, 18 बीत गया है, 19 बीत गया है, कल 20, ये जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, 20 मार्च है। 20 मार्च से 30 अप्रैल तक का समय बचा हुआ है, यानी 30 दिन उसमें और 10 दिन इसमें, 40 दिन आपको समय है कि आप फॉर्म भर के अपने जिला कार्यालय, और अगर हाई कोर्ट बार से आप संबंध रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार से संबंध रखते हैं, तो उसके रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करेंगे। इसको पोस्ट नहीं करना है। पोस्ट करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप डोमिसाइल आपका यूपी का है या नहीं। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं तो आपको पोस्टल ऑर्डर देने की और एड्रेस पर पोस्ट करने की बात है। ठीक है, इन सब सावधानियों को, कई बार नोटिफिकेशन की चीज़ों को बहुत गौर से पढ़ लेना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं, सबको ध्यान से देख लेना चाहिए। ठीक है, यह भी ध्यान रहे कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें यह आपके दिमाग में कहीं भ्रम न रहे कि केवल जिला बार का ही, जिला बार के अध्यक्ष या सचिव के साइन मात्र से नहीं भाई, इसका आवश्यक रूप से डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ जाना जरूरी है और उनके द्वारा ही मुहर और साइन से वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
अकाउंटेबल होगा। वो बार से संबंध केवल रिकमेंडेशन से है, अनुमोदन से है। अगर वो अनुमोदन नहीं करेंगे तो अनुभव सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा ही नहीं। अनुमोदन करने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट जज आपसे सवाल जवाब कर सकता है, आपसे तहकीकात कर सकता है, आपकी हकीकत के लिए पूछताछ कर सकता है, और तब आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो इशू करेगा। माननीय उच्च न्यायालय का इंटरनल सर्कुलर रिपोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट जज को ये कहा गया है कि आप इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मिस गाइड कर रहा है या कोई ऐसा कार्य है, जिस स्थिति है जो ठीक औचित्यपूर्ण नहीं है। औचित्यता को साबित करने के लिए जिला जज का इस तरीके से तहकीकात कोई आर्ट वाली बात नहीं है। आपको इससे पीछे भागना भी नहीं चाहिए। आपकी लीगलिटी होनी चाहिए और उस लीगलिटी के आधार पर आपके अपने चयन के बारे में एज अपार जिला जज एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए। यह ध्यान रखें कि ये जो संकेत मिलता है कि इस बार तो इन्होंने वंच के लिए अलाउ कर दिया है, लेकिन अगली एचजेएस से केवल इंडिविजुअल ही एक्सेप्ट होगा। तो यह आज से ही आप माइंड में रखें कि अगर ये वैकेंसी आपको मिल रही है और आपकी तैयारी लचर है, बहुत अच्छी नहीं है, और अगला एचजेएस 2025 में तो आने से रहा, 26 के पहले तो मुझे नहीं लगता, तो 26 में अगर आपको देना है तो इंडिविजुअल आपके मुकदमे होने चाहिए, और वो कंडीशन आने वाले समय में कोई ठीक नहीं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जजमेंट के लिए भी कहे कि हम वकालतनामे से संतुष्ट नहीं होंगे, हमको आप जजमेंट दिखाइए जिसमें आपने बहस दिलाई हो। तो ये सब आने वाले समय में धीरे धीरे जटिल होता चला जाएगा, ये आसान बिल्कुल नहीं रह जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को दूरदर्शिता के साथ सोच कर करें। ये मुश्किल भरा सफ़र है, ये जितना सोच रहे हैं उतना आसान अब रहा नहीं। मुझे याद है 2018 पार्ट फर्स्ट में मुश्किल से मुश्किल 24 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ हो, कंफर्म नहीं। सेकंड में केवल 37-38, थर्ड में 45 और फोर्थ में 31, यानी कभी भी 50 को क्रॉस नहीं किया। तो कुल मिला के ये ध्यान रखिए, इस बार भी 83 में कितना भरा जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संख्या ये 50 क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है, सब खाली रह जाएगा। तो इसके पहले इतना बाधा तो है ही है, और अंतिम रूप से वो जो सबसे बड़ा छुरा लटक रहा है कि हर पेपर में 40% चाहिए। इसके पहले क्या हुआ करता था, इंग्लिश वाले लैंग्वेज वाले पेपर में लोग अंडर 30 पा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पर बैठे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता, 100 में आपको कम से कम 40 नंबर लेना ही है, और 40% का मतलब आप समझ गए, आपका जो विधि का तीनों प्रश्न पत्र है 200 नंबर का है, तो उसमें आपको 80 नंबर मिनिमम चाहिए। चुनौतियां बढ़ गई हैं, बिल्कुल आसान नहीं रहा। इसलिए अपने आप को बहुत संयम के साथ इसमें स्थिर रखते हुए और इस आए हुए परिस्थिति से विधिता बाहर निकलिए और परीक्षा की तैयारी साथ साथ करते रहिए। कल मैंने एक वीडियो अपना बोर्ड पर राजस्व संहिता को 133 सेक्शन को कोड करते हुए 32-33 को कोबरेट करते हुए अन्य सेक्शन से एक क्लास दिया था, जिस पर लगभग 450 बच्चों ने अपना व्यू रखा है, देखा है, और लगभग उसमें जो क्लासेस का रेशियो मैंने समझा था, उस रेशियो में अच्छे खासे मात्रा में बच्चों ने उसे अपना समय दिया। आधे घंटे की वो वीडियो थी। हालांकि वो क्लास उसी व्यक्ति को समझ में आएगी जो ला का मूर्धन्य विद्वान हो, उसने सारी पढ़ाई ईमानदारी से की हो, सबको पता हो, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी शुरू करने वाले बच्चे को पल्ले नहीं पड़ेगी। वो क्लास देने का एक उद्देश्य था कि हम इस समय प्री कम मेंस की बैच चलाएं या केवल प्री। तो मुझे समझ में आया फीडबैक लेने के बाद आज पूरे दिन कि केवल प्रीलिम्स बेस पे ही इतने ब्रॉड वास्ट सिलेबस में प्रीलिम्स बेस क्लास ही ठीक है, क्योंकि हर बच्चा इस बात के लिए मुतमईन नहीं है कि उसका प्री हो ही जाएगा। ये बात मुझे भी समझ में आई, और वाकई में इस प्री में इस बार इतने बड़े सिलेबस में प्रीलिम्स एक चुनौती है। उसको स्वीकार करने के लिए फोकस एक जगह करना होगा, समय क्योंकि बचा नहीं है, 100 दिन से भी कम समय है। इसलिए उस पूरे सुनियोजित ढंग से 60 एक्ट पर 54 एक्ट और जो जीएस का पोर्शन है उसको मिलाकर ये कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा, जो व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है प्रीलिम्स के क्रैश कोर्सेस क्लासेस से,
जिसमें माइनर एक्ट जो नए जुड़े हैं उसको पहले कवर किया जाएगा, बचे हुए समय में बाकी चीज़ें कवर होंगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस बार के तैयारी में आपकी जो ऑलरेडी पकड़ है, यानी पीछे के एग्ज़ाम्स में जहाँ आप सुपरविजन पोजीशन पे रहे हैं, उस एक्ट को, उस सेक्शन को बहुत ही उसके मास्टर बन जाएं। जहाँ आप मतलब अपनी कहानी में हार जाएं, ये नौबत ना आए। नहीं तो अगर अपने विशिष्ट क्षेत्र में आपकी क्वेश्चंस गलत हुए तो आपका प्रीलिम्स होना मुश्किल हो जाएगा। 45% भले 45% नंबर नहीं आएंगे, विदाउट माइनस मार्किंग कह रहा हूँ, क्योंकि इतने एक्ट से सवाल बनने हैं। और अगर आपने सभी पर नज़र नहीं दौड़ाई, 5 महीने भी पुराना है, तो सिलेक्शन होगा नहीं, आप कन्फ्यूजन में गलत करके आएंगे। शुक्र यही है कि माइनस मार्किंग नहीं है, नहीं तो आप एक गलत करते तो एक सही वाले में से 1/3 जाता, जैसा कि बिहार में है। बिहार एचजेएस के संदर्भ में आज जो 10 मॉडल टेस्ट मुझे 24 अप्रैल तक लेने हैं, 28 को तो एग्ज़ाम ही है, उसका दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर कल है, आज की डेट में है, शाम को 8:30 से 10:30, 2 घंटे का पेपर होता है। बिहार हायर जुडिशरी की भी टेस्ट सीरीज से अगर किसी को इंटरेस्ट है, 10 इन मॉडल टेस्ट से इंटरेस्ट है, तो हमें इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकता है। साथ ही एपीओ और जे की अपकमिंग वैकेंसी आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगी। जैसा कि आप लोगों ने ये क्लियर समझा है कि निर्वाचन आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि भर्तियों के संदर्भ में चुनाव आचार संहिता में ढिलाई है, उसका फ़ायदा हर किसी को मिल सकता है। राजस्थान में जुडिशरी आनी है, जिसके दिसंबर तक नोटिफाइड होने की बात है। एपीओ आ चुकी है, फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत डिले मत कीजिएगा, क्योंकि 14 मार्च से शुरू हुआ था और आज अगर 20 है तो 6 दिन गुजर गए हैं, समय ऐसे निकल जाएगा। ओटीआर के छोटे से प्रोसेस के बाद राजस्थान एपीओ में जो भी लोग आहर हैं वो फॉर्म अपना जल्दी से जल्दी भर लें। अगर कई ऐसे अधिवक्ता साथी हैं, बंधु में बहन हैं, जो यूपी का एचजेएस भी देंगे, राजस्थान का एपीओ भी देंगे, तो उनके लिए तो और ज़रूरी है कि राजस्थान का लफड़ा ख़त्म किए रहें, क्योंकि ये प्रक्रिया जो यूपी वाली है वो एक दिन में नहीं सुलझेगी। कितनों भी कोई सुनियोजित ढंग से फॉर्म भरे, कम से कम 1 हफ्ते लगेगा। वो तब जब एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करे और तुरंत उसको मिल जाए, समझ रहे हैं? तो 1 हफ्ते की प्रोसीडिंग तो उसको झेलनी ही झेलनी है। वो तब जब सक्रिय हो जाएगा, अभी सक्रिय नहीं हुआ है, ना बार हाई कोर्ट का ना डिस्ट्रिक्ट का। मुझे लगता है आज 20 है, होली के बाद ये रन करने लगेगा। होली तक तमाम चीज़ें साफ भी हो जाएंगी कि वकालतनामा कैसे लिया जा रहा है, कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर है, और साफ साफ चीज़ें, तस्वीरें आ जाएंगी, तमाम अनुभव आपको मिल जाएगा। तो अपने आप को इन सब चीज़ों में अगर व्यस्त रखें तब तो ठीक है, और अगर केवल खाट में चद्दर तान के सो रहे हैं तो भैया आपका भगवान ही बचाए। ज़िंदगी सोने के लिए नहीं बनी है। युवा अवस्था अगर संघर्ष करेंगे तो बुढ़ापे में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं बाल बच्चे, हर बात पड़ोसी कोई आपकी सुनेगा नहीं, आपकी ताकत घट जाती है। अगर आप में इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं है तो अपने बच्चों पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। वो कोई ज़रूरी नहीं है आपकी सेवा करे। आपको आपकी बुद्धि, आपका विवेक और आपका जो बेंचमार्क क्या कहते हैं, बचत, वो आपके काम आती है। बुढ़ापे में गांव में देखिए, बुजुर्ग 1,000 रुपये 2,000 रुपये की पेंशन निकालने के लिए बैंकों के आगे लाइन लगाए खड़ा है। या आप सोचिए नहीं, जो ये किसान पेंशन योजना है जो केवल 6,000 रुपये सालीना गवर्नमेंट देती है, उसको आस लगाए किसान देखता है। इतनी भयंकर गरीबी बेरोजगारी है, उसमें इतने बड़े पद के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मनोदशा को समझें कि पैसे की कीमत क्या होती है, और साथ ही आप इस पद पर जाने के बाद न्याय कैसे करेंगे। ये सारी बातों को समाहित किए हुई है ये परीक्षा अपने आप में। इस एज पे आके होती है। डायरेक्ट इससे ऊंची परीक्षा आईएएस भी नहीं है जिसमें इतने पेपर हों। आप इमेजिन कीजिए 5 आईएएस इसमें समा जाए और 25 पीसीएस। तो जो अपने आप को तूरम खां समझते हैं, अब तो ज़माना, मोदी जी ने बत्ती गायब कर दी एसडीएम साहब की, सीजीएम साहब की, सबकी बत्ती गायब कर दी, उतार दी बत्ती। नहीं तो एक ज़माना था इस मोदी गवर्नमेंट के पहले 2014 के कि हन हन पीली नीली लाल गुलाबी, मालूम होता था कि भगवान उतर आए हैं। सब खत्म कर दिया। ये ख़त्म होना ज़रूरी था,
क्योंकि काम नहीं करना है, केवल शादी विवाह तिलक में भौकाल टाइट करना है। ये अधिकारियों के शौक में शामिल हो गया था। आज भी नशा उतरा नहीं है, खास करके नशा सिमट गया है सिर्फ आईएएस लॉबी में। कोई अच्छा नेता आ गया, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इनकी भी खबर ले लेगा। वैसे वो भी बत्ती लगा के नहीं घूम सकते। बत्ती केवल अलाउ है एम्बुलेंस पर, पुलिस विभाग को। कोई भी प्रधानमंत्री से लेकर और निचले स्तर तक के अधिकारी को किसी को अलाउ नहीं है नीली बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती लगाने के लिए। ठीक है, तो ये वक्त है, आप चेत जाइए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, हो सकता है किस्मत पलट जाए। 4 बड़े अवसर हैं। पहला, हम राजस्थान को नंबर 1 पर रखेंगे क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। दूसरा, यूपी एचजीएस। तीसरा, यूपी जूनियर डिवीज़न जो आने वाली है। और चौथा, यूपी एपीओ जो आने वाली है। उत्तराखंड को मैं बड़े या छोटे अवसर के तौर पे नहीं, छोटा सा स्टेट है, 30-40 सीट आती है, कैटेगरी वाइज होने के बाद 10-15 सीट मिलती है, तो उसको मैं बड़ा अवसर नहीं मानता। वहाँ हर व्यक्ति का सिलेक्शन संभव नहीं है। लेकिन यहाँ अपने स्टेट में जब भी आएगी 118 के ऊपर आएगी। 218 पद निश्चित तौर पर न कम न ज़्यादा आपको पीसीएसजे मिलेगी। आपके सामने 83 सीटें जेएस है, और आप जान रहे हैं लगभग 35 से 40 सीट राजस्थान एपीओ है। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हो सकता है बिहार भी आ जाती है, तो उत्तराखंड तो नहीं, लेकिन बिहार एक 5वां ऑप्शन के तौर पे, चूंकि भी इतनी बड़ी भर्ती हुई है तो मुझे संदेह है कि आ जाए, लेकिन अगर आती है तो बिहार भी एक अपॉर्चुनिटी देगा। इसके पूर्व जो आप झारखंड की परीक्षा दे चुके हैं और मध्य प्रदेश का जो हायर जुडिशरी दे चुका है, अब इंटरव्यू होने वाला हो तो बातें खत्म है, उसका नाम लेना बेकार है। लेकिन अगर झारखंड में आप क्वालिफाई करते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सीट है। हो सकता है अब की बार कट ऑफ 70 के आसपास टिक जाए, क्योंकि सीट है तो इसमें एक संभावना है कि 70-72 के बीच में जितने लड़के होंगे सब मेंस लिखें। तो आने दीजिए आंसर की, तो इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। आज की बातें यहीं तक। आज हमने एविडेंस पे क्लास करी, कल तो आप लोगों के लिए वो, चूँकि राजस्व संहिता की 54वीं क्लास है हमारी, लेकिन उसमें वो एक पंथ 2 काज हुआ। एक तो 54वीं क्लास भी हो गई और 54 एक्ट के बारे